हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते बेहतर होंगे। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट हमारे इस वीडियो से जुड़ जाएं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, अगर आपका बेल आइकन दबाएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से मानव में लैंगिक जन्म जो चैप्टर हमारा चल रहा था, तीसरा चैप्टर, वो आज इस वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो भी बची कुची आपकी 2-3 हेडिंग्स है, आज हम उस हेडिंग्स को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कल हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज के बाद आपने कल पढ़ा था, ठीक है, मारुला का निर्माण, और मारुला के निर्माण पर भी हमने आपको क्या किया था, ठीक है, उसी के आगे का स्टेप छोड़ दिया था और आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था उसकी हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उस सबकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कल आपने पढ़ा था निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं हमने आपको बताया था कि जब किसी नर में शुक्राणु बनता है, मादा में अंडाणु बन जाता है, तो उसमें जनन चक्र चालू हो जाता है। अब जब एक मादा एक नर के संपर्क में आती है तो नर का शुक्राणु जो होता है मादा के अंडाणु से जाकर उसकी बॉडी के अंदर कहा फैलोपियन नलिका में जाके मिल जाता है। ठीक है, कल बताया था। तो जब शुक्राणु अंडाणु मिल जाए तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, वह युग्मनज लगभग 1 घंटे बाद उसी रूप में नहीं रह जाता, उसमें विभाजन होता है समसूत्री 4 बार चौथे दिन तक, जैसे 2 से 4 8 16 खंडों का एक भाग बनता है जिसे मारुला या तूतक कहते हैं। अब ठीक है, यानी युग्मनज मारुला में बढ़कर क्या हुआ, मारुला में बदल गया। फिर मारुला क्या था आगे चल करके, ठीक है, बोलो क्या था, जब गर्भाशय में पहुंचा तो गर्भाशय के द्रव, ठीक है, दुग्ध जैसा पदार्थ होता है जो रिस रिस कर मारुला के अंदर जाता है, जिससे मारुला का कोशिकीय पिंड एक ध्रुव की ओर एक किनारे, अब बाकी उसके अंदर तरल पदार्थ दुग्ध जैसा भर जाता है, जिसे अब ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब ब्लास्टोसिस्ट के आगे क्या होता है कि वह ब्लास्टोसिस्ट गर्भ की दीवारों के द्वारा, ठीक है, गर्भ की आंतरिक दीवारों के द्वारा जाकर चिपक जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं भ्रूण का अंतर रोपण, यानी भ्रूण क्या हो गया, गर्भ से चिपक गया, अर्थात गर्भ धारण हो गया। ठीक है, यानी गर्भ में बच्चा आ गया, गर्भ का मतलब गर्भाशय में बच्चा आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो 9 मंथ तक वहां पर डेवलपमेंट करेगा। तो इतना कल आपको हमने डिस्कस किया था, उसी में आज हम पढ़ेंगे आगे भ्रूण का अंतररोपण किसे कहते हैं, या अंतररोपण किसे कहते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। आज की इस वीडियो में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप वीडियो देखेंगे तभी टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए भ्रूण का अंतररोपण किसे कहते हैं, तो यहां हम कह रहे हैं कि भ्रूण जो होता है, ठीक है, भ्रूण का मतलब वही कि जब शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद युग्मनज, युग्मनज से मारुला, मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो तब तक गर्भाशय पहुंचकर जब पहुंचता है तो उसी को भ्रूण के रूप में जानते हैं। तो भ्रूण का गर्भाशय के दीवार से, ठीक है, गर्भाशय के दीवार से, गर्भाशय आपने देखा था ना यहाँ पे संरचना, ऐसे कुछ इस टाइप से हमने आपको कल बना के बताया था कि गर्भाशय कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमने कई बार फिगर बनाया, फिर बता रहे हैं। तो ये आपका भाग क्या है बेटा, यही आपका गर्भाशय है। ठीक है, अब इसके अंदर की ये और ये साइड, यही गर्भाशय की दीवार होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि गर्भाशय के दीवार से चिपकने की क्रिया को, ठीक है, किसका, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने की क्रिया को ही भ्रूण का क्या कहते हैं, अंतररोपण कहते हैं, या रोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ भ्रूण कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है निषेचन के लगभग 8वें दिन तक संपन्न हो जाती है। मतलब किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ अगर रिप्रोडक्शन किया तो ठीक है, उस दिन से लेकर 8वें दिन तक क्या होता है कि 8वें दिन तक वो जो शुक्राणु अंडाणु मिलकर संरचना बनी वो जाके गर्भाशय की दीवार में क्या होती है, चिपक जाती है, अर्थात भ्रूण का अंतररोपण होता है, या गर्भाशय में दीवार चिपकने की क्रिया को गर्भधारण भी कहते हैं, अर्थात 8वें दिन तक गर्भधारण हो जाता है, और इस अवस्था को मादा का गर्भधारण भी कहते हैं। तो आप बायोलॉजी की भाषा में भ्रूण का अंतररोपण कह लीजिए, या उसे गर्भधारण कर लीजिए, गर्भाधान कह लीजिए। ठीक है, ये चीज हो जाता है। और लगभग 21वें दिन, ठीक है, 21वें दिन तक यह भ्रूण के अंतररोपण की क्रिया अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। यानी कि 8वें दिन क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में चिपकने की प्रक्रिया करता है, और 21वें दिन तक यह अच्छे से क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में, अर्थात यहां से जाके ऐसे क्या होता है, चिपक जाता है।
ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण का अंतर रोपण कहते हैं, अर्थात इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। फिर आता है प्लेसेंटा या आंवल या अपरा का निर्माण। मतलब क्या हुआ, फिर से कह रहे निषेचन हुआ। जब पहले शुक्राणु अंडाणु मिले तो शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद युग्मनज बना, युग्मनज विभाजन हुआ 18-16 खंड, जिससे आपका क्या बन गया, मारुला बना। फिर मारुला जब यहाँ गर्भाशय में पहुंचा तो गर्भाशय के दूध जैसा पदार्थ इसमें घुस गया, घुस करके क्या हुआ, इसको ब्लास्टोसिस्ट के रूप में बदल दिया। अब यह ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, चिपटा होकर के जो है क्या कहते हैं, भ्रूण के रूप में बदल जाता है, जो जाके गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, जिसे भ्रूण का अंतरोपण कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब ये आपका पूरा भ्रूण इस गर्भाशय की दीवार से चिपक गया, अर्थात भ्रूण का अंतरोपण हुआ, तो फिर आगे क्या होता है, आगे की प्रक्रिया प्लेसेंटा बनता है, अपरा बनता है या आंवल बनता है। ठीक है, प्लेसेंटा, अपरा या आंवल क्या होता है, एक सरल भाषा में समझें। जैसे आप लोगों के यहाँ कुछ बच्चे इसमें ग्रामीण से बिलोंग करते होंगे, जब आपके यहाँ भैंस वगैरह बच्चा देती है, ठीक है, या गाय बच्चा देती है, तो बच्चा देने के बाद भी लोग वेट करते हैं कि अभी भैंस या गाय जो होती है बच्चे देने के बाद आंवल गिराता है, आंव गिराता है, कहते हैं अभी आंव गिरेगा। ठीक है, हम लोग उसे बांस की पत्ती या धान वगैरह खिलाते हैं भैंस को, ताकि वो आंवल बाहर हो जाए। ठीक है, तो उस पार्ट को ही आंवल या अपरा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, या आपका माँ के गर्भ से बच्चे के नाभि को जोड़ करके काम करता है। अर्थात ये एक ऐसा माध्यम है जो शिशु को नाभि के माध्यम से, ठीक है, बच्चे को किससे, माँ के शरीर से जोड़ने काम करता है। ठीक है, जैसे किसी मानव में जब महिला में बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, नाल काटते हैं, जो नाभि का नाल है उसको स्विच ब्लेड से काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद बच्चा तो बाहर हो गया, अब वो नाल माँ के शरीर जुड़ा था, तो वो नाल क्या करेगा, अब कुछ देर बाद माँ के शरीर से बाहर आ जाएगा एक मांस के टुकड़े के रूप में। उसी को हम प्लेसेंटा या आंवल या अपरा कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, यह एक ऐसा पुल है, ब्रिज है, माध्यम है, जो शिशु और माँ के शरीर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अब प्लेसेंटा पे हम, ठीक है, क्या लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा, आंवल, अपरा का निर्माण, ठीक है, कह रहा है कि वह माध्यम, ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि ये एक पुल, एक माध्यम का काम करता है, जो बच्चे और माँ के गर्भ के बीच का वाला भाग होता है। ठीक है, माँ के शरीर से पोषण और रक्त परिसंचरण तत्व को बच्चे के द्वारा क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, वह माध्यम जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से, ठीक है, गर्भाशय की दीवार से, मतलब ये अगर भ्रूण है, ये गर्भाशय की दीवार है, तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का इन दोनों काम करता है, वही माध्यम क्या कहलाता है, अपरा या आंवल कहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह माध्यम जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ करके, ठीक है, भ्रूण में रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है, स्थापित करता है। तो ऐसे माध्यम को ही प्लेसेंटा, आंवल या अपरा या आंव कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस आंवल के बनने के बाद, ठीक है, जब ये आंवल बन जाता है, अर्थात इस गर्भ और, ठीक है, भ्रूण के बीच में जब ये परिसंचरण तंत्र स्थापित करने वाला माध्यम यानी प्लेसेंटा या अपरा बन जाता है, तो इसमें दो स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, दो स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसे एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये बनता है, और दो प्रोटीन युक्त हार्मोन्स बनता है, जिसे आंवल में बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानव कोरियोगोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, अर्थात HCG संक्षिप्त में इसे कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। और दूसरा मानव आंवली सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बनता है, जिसे HPS कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जब प्लेसेंटा बन जाता है मां के गर्भ में, तो इस प्लेसेंटा में 4 हार्मोन्स बनते हैं, जिसमें 2 प्रोटीन युक्त हार्मोन्स हैं और 2 स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और जो प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होते हैं उसमें मानव कोरियोगोनल गोनाडोट्रोपिन यानी HCG और मानव आंवली सोमेटोट्रोपिन अर्थात HPS हार्मोन्स बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आंवल द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। ठीक है, तो 4 हार्मोन्स है, देख ही रहे, जिसमें 2 प्रोटीन से बना हुआ और 2 क्या बना हुआ, आपका स्टेरॉइड से बना होता है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें जो HCG होता है ना, यानी इन चारों में जो HCG है, अर्थात मानव कोरियोगोनल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स,
H फॉर ह्यूमन होता है, ह्यूमन का मतलब मानव, और C माने कोरियोगोनल, G माने गोनाडोट्रोपिन, इसीलिए इसे संक्षिप्त में HCG कहते हैं। तो इन चारों में जो HCG हार्मोन्स होता है यह गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद, ठीक है, गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद क्या होता है, अर्थात जब ये भ्रूण मां के गर्भ से चिपक जाता है, इसका अंतरोपण हो जाता है, ठीक है, उसके 2 सप्ताह बाद ही क्या होता है, उस फीमेल के यूरिन में, ठीक है, उस फीमेल के यूरिन में क्या होता है, इतना ज्यादा मात्रा में ये स्रावित होने लगता है, ठीक है, जो गर्भाशय किट या गर्भधारण किट जो मार्केट में आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है, ठीक है, वो किट क्या होती है, आपने देखा होगा जब कोई महिला गर्भवती है या नहीं है तो इसका जो टेस्ट किया जाता है वो एक किट आती है मार्केट में, उसको प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहते हैं। उसी में यूरिन की 2 बूंद डालते हैं, अगर डबल रेड लाइन आ रही है इसका मतलब है कि मां या जो महिला है वो गर्भवती होती है, ठीक है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, क्या उस यूरिन में ऐसा रहता है जिससे कि डबल रेड लाइन आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ महिला के गर्भ में भ्रूण बन चुका है या स्थापित हो चुका है, ठीक है। तो वो आपका यही है HCG हार्मोन्स, ये जो गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद यूरिन में क्या होता है, इतना ज्यादा आने लगता है यूरिन के साथ, जो गर्भाशय कीट द्वारा पता चल जाता है। अर्थात इसी यूरिन को हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते हैं 2-4 बूंद डालते हैं तो उस यूरिन में जो HCG हार्मोन्स होता है उसी हार्मोन्स के प्रभाव से रेड लाइंस आती है, जिससे पता चल जाता है कि महिला गर्भधारण कर ली है, अर्थात महिला गर्भवती हो गई है, अर्थात महिला में ये आपका भ्रूण इसके गर्भाशय में बन चुका है, उससे चिपक चुका है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि लगभग 6 सप्ताह बाद, ठीक है, जो 6 सप्ताह का मतलब कितना, 1 सप्ताह 7 दिन, सक्षम 42 दिन, 42 दिन बाद या 6 सप्ताह बाद जो आवन होता है ना, जो अपना बना हुआ है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की इतनी अधिक मात्रा बनने लगती है, ठीक है, कि अगर उस टाइम हम क्या करें, महिला के अंडाशय को काट करके हटा दें तो भी गर्भपात नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई महिला गर्भधारण कर ली है, ठीक है, गर्भधारण के 6 सप्ताह बाद, सक्षम 42 दिन, लगभग 1.5 महीने बाद अगर उस महिला के अंडाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर मान लीजिए डॉक्टर उसे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसे अगर निकाल भी देंगे तो उस महिला में जो बच्चा पल रहा है, अंडाशय निकालने से बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चा पैदा होगा। लेकिन अगर 6 सप्ताह के पहले यानी 42 दिन के पहले ही अगर उस महिला में अंडाशय में कोई प्रॉब्लम आए, अगर तब निकाल दिया जाए तो अंडाशय निकालने के साथ साथ महिला में गर्भधारण भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसे निकाल देंगे तो जो ये आपका इसमें आवल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है, ठीक है, ये क्या होता है, इतना तब तक कम बनता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसकी वजह से ही क्या होता है, महिला में गर्भपात नहीं होता। कभी कभी किसी महिला में आपने देखा होगा कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद क्या होता है, खुद ही स्वतः ही क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, अर्थात जो भ्रूण में बच्चा चिपका है वो बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है, उसका रीजन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा उस महिला में कम बढ़ रही होगी, इस वजह से क्या होता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेसेंटा का निर्माण, अपरा या आवल का निर्माण। चलिए, अभी आपने देखा भ्रूण का अंतरोपण हुआ जिसमें प्लेसेंटा बना। अब जब प्लेसेंटा बन गया यानी भ्रूण और गर्भाशय के बीच का माध्यम बन गया, तो अब आगे क्या होगा, अब जो भ्रूण है अब वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही मां के शरीर से उसे क्या पोषण मिलता रहेगा भ्रूण को, जिससे भ्रूण आगे चल करके क्या होगा, हाथ, कान, नाक, आंख, ऐसा कुछ संरचना क्या होगा, बनाता रहेगा, अर्थात भ्रूण का विदलन होगा या भ्रूण का परिवर्धन होगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा आगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे डिस्कस करेंगे हम। चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब जो हमारा आगे का है कि जो भ्रूणी पिंड होता है, अर्थात जो गर्भाशय में भ्रूण के रूप में जो गोलाकार पिंड जाके मां के गर्भ से चिपका है, ठीक है, अर्थात भ्रूण की ही बात करिए, ठीक है, उसके जनन स्तर की बात कर रहा है, अर्थात उसमें जो अस्तर होता है, लेयर होता है, वो कितनी लेयर होता है और आगे चल करके उस लेयर से क्या क्या बनता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, ये मान लीजिए भ्रूण है, ठीक है, यही आपका मान लीजिए क्या है, एम्ब्रायो है, भ्रूण है।
तो यही आगे चलकर क्या होगा, एक शिशु के रूप में कन्वर्ट होगा। तो जब ये शिशु के रूप में कन्वर्ट होगा तो इसमें ऐसा क्या क्या भाग, कितनी लेयर, कितने पार्ट होते हैं जो आगे चलकर किन किन अंगों में, किन किन भागों में बदलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के भ्रूण के रोपण के बाद, यानी जब भ्रूण गर्भाशय में क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है, तो इसमें 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, अर्थात उस भ्रूण जो होता है, भ्रूण 3 भागों में, 3 लेयर में बढ़ जाता है। जैसे यही भ्रूण था, जब मां के गर्भ में चिपक गया होगा तो इसमें 3 लेयर में क्या हो गई, ये 1, 2 और 3, इस प्रकार के 3 लेयर में विभाजित हो। ये आपका है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब होता है गाइस बाह्य स्तर। ये आपका मेसोडर्म हो गया, मेसोडर्म का मतलब मध्य स्तर, और ये आपका क्या हो गया, अंतः स्तर हो गया। तो ये 3 लेयर में देखिए, यहाँ पे भ्रूण एक पिंड के रूप में है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये गर्भ से चिपक जाता है तो इसमें 3 तरह के स्तर, लेयर बनते, भाग बनते हैं, जिन्हें मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और अंतःडर्म कहते हैं। अर्थात यहाँ पे दिया है कि इसे निम्न नामों से जाना जाता है, वाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब आपसे पूछा जाए भ्रूणी में कितने स्तर होते हैं, तो आप कहोगे देयर आर 3 टाइप ऑफ लेयर फाउंड इन द एम्ब्रायो, दैट इज कॉल्ड द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट मींस वाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, 3 तरह के स्तर होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसी तीनों स्तर में, ये जो तीनों स्तर हैं, इसी तीनों स्तर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपका लेयर है, इसमें भी ऐसे कुछ विशिष्ट सेल्स पाए जाते हैं, इसमें भी सेल्स पाए जाते हैं और इसमें भी सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तीनों लेयर में अलग अलग। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, कोई सामान्य कोशिकाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हें स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। अभी आपको एक पार्ट अंतिम मिलेगा, उसमें स्टेम सेल बताएंगे स्टेम सेल क्या है, तो आप भी समझ लीजिए थोड़ा सा। स्टेम सेल जो होता है, ये भ्रूण में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जो आगे चलकर, यही स्टेम सेल क्या होती है, आगे चल करके भ्रूणी परिवर्धन, अर्थात जब भ्रूण और विकास करता है तो इसके अंतर्गत विभिन्न अंगों का, जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मस्तिष्क, इन सब चीजों का व ऊतकों का क्या करती है, निर्माण करती है, जो इस प्रकार है। यहाँ पे हमने आपको दिया भी है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर होती है, ये आगे चल करके इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, स्टेम सेल कोशिकाएं, ठीक है, ये आपकी जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं, ये आगे चलकर क्या क्या बनाती हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जाए स्टेम सेल क्या है, व्हाट डू यू नो स्टेम सेल, दैट सिंपल, स्टेम सेल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, आगे चलकर जो क्या करती हैं, नए नवीन अंगों का निर्माण करती हैं, हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, हार्ट, फेफड़ा, किडनी, लिवर, इन सब अंगों का जो निर्माण करे, ऐसी कोशिकाओं को हम स्टेम सेल कहते हैं। और यह स्टेम सेल भ्रूण में ही पाया जाता है या भ्रूण के लेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, जो एक्टोडर्म में ये स्टेम सेल पाई जाती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म मतलब जो ये वाह्य परत, इसमें जो कोशिकाएं हैं, ये आगे चलकर क्या बनाती हैं, तो एक्टोडर्म का भविष्य, अर्थात एक्टोडर्म आगे चलकर जब भ्रूण से बच्चा बनेगा तो उसमें ये एक्टोडर्म क्या क्या पार्ट बनाने का काम करेगा। तो सबसे पहले त्वचा ग्रंथियां, आपने पढ़ा है त्वचा में क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड पाई जाती है जो पेशी पसीने का निर्माण करती है, और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्किन को हमेशा मॉइस्चर करने का काम करती हैं। तो जब किसी शिशु का निर्माण होता है, विकास होता है भ्रूण से, उस समय एक्टोडर्म में जो स्टेम सेल पाई जाती है वो त्वचा ग्रंथि बनाती है, उसका बाल बनाती है, नाखून का निर्माण करती है, और उस शिशु में तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरो सिस्टम को डेवलप करने का कार्य करती है। और साथ में एड्रिनल ग्रंथ बनाती है। एड्रिनल ग्रंथ किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, जैसे हमें जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमारे शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा कहां से आ जाती है, उसका प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि है। क्योंकि एड्रिनल ग्रंथ क्या करता है, यह आपातकालीन हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। आपसे पूछा जाए इमरजेंसी हार्मोन्स कौन साबित करता है, एड्रिनल ग्रंथ साबित करता है। ठीक है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन्स है, जो आपको भय, क्रोध, गुस्सा, या आप जैसे 4 लोगों ने आपको घेर लिया तो आपके अंदर जो कपकपी, जो डर है, उस डर, भय का जो रीजन है वो एड्रिनल ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन्स से होता है। ठीक है, और पीनियल ग्रंथि जो होता है, पीनियल ग्रंथि क्या होता है कि ये पीनियल ग्रंथि जो होती है ये शरीर के मस्तिष्क के भाग में पाई जाती है।
ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एक्टोडर्म से ही बनता है। और आंख, एक पीनियल ग्रंथि का काम क्या, अगर पूछा जाए फंक्शन क्या है पीनियल ग्रंथि का, तो पीनियल ग्रंथि क्या कार्य करती है, किसी भी जीव में जनन क्रिया को समय से पहले आने से रोकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, यौवन आरंभ 14 साल, 13 साल, 12 साल से शुरू होता है, मानव में जो होता है 10 साल के बाद। तो ये 10 साल के पहले क्यों नहीं आता है, उसको रोकने का काम पीनियल ग्रंथि कहते हैं, इसलिए इसे लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और तीसरा, आंख का निर्माण भी इसी एक्टोडर्म में पाई जाने वाली स्टेम सेल्स से ही होता है। और आंतरिक कान की आंतरिक संरचना का निर्माण भी इसी से होता है। लाल ग्रंथियां जो मुंह में होती है, लार का श्रावण करती है, इनका भी निर्माण आपका एक्टोडर्म से ही होता है। दांत का इनेमल जो होता है, सबसे कठोर भाग, दांत का ऊपरी भाग जो होता है, कठोर भाग, उसका भी क्या होता है, निर्माण इसी से होता है। और मुखगुहा व मलाशय का भीतरी स्तर जो होता है, मलाशय का मतलब जहां मल इकट्ठा होता है, उसका जो आंतरिक लेयर है, भीतरी स्तर है, वो भी इसी से बनता है। और साथ में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। याद रखिए, पीयूष ग्रंथ जो है आपका है, ये मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और यह मस्तिष्क के सेला टेस्टिका नामक ग्रंथ के स्फिनाइड हड्डी के बीच में लटकी हुई एक मटर के दाने के समान संरचना होती है। कौन, पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। और यह शरीर के समस्त अन्य ग्रंथियों का बाप होता है, उसे नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर कहते हैं। जैसे क्लास में हम मास्टर हैं, तो हमारा काम क्या है, जो 50 बच्चे बैठे हैं उसको कंट्रोल किए, जैसे कहेंगे खड़े जाओ खड़े जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हम जैसा चाहेंगे बच्चे वैसे करेंगे, इसलिए हम मास्टर हैं। तो वैसे आपके शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शरीर के अन्य ग्रंथियों का नियमन या नियंत्रण करने का काम करती है। तो ये रहा आपका एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म में स्टेम सेल जो पाई जाती है, आगे चलकर इतनी कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म का भविष्य, अर्थात त्वचा की डर्मिस। ठीक है, ये क्या आगे चलकर जो मेसोडर्म में स्टेम सेल पाई जाती है, वो क्या बनाती है, ये त्वचा की डर्मिस यानी त्वचा के ऊपरी भाग का निर्माण करती है और संयोजी ऊतक बनाता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है जैसे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, अर्थात रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो इसका भी निर्माण कैसे होता है, मेसोडर्म से। और पेशी ऊतक, अर्थात हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, इन पेशियों का निर्माण भी क्या होता है, इसी मेसोडर्म से होता है। और साथ में जो बच्चे में किडनी होती है, जो हार्ट होता है उसका, जो अंतःकंकाल अर्थात हड्डियों का जो ढांचा होता है, ठीक है, उन सब का निर्माण भी इसी मेसोडर्म में पाए जाने वाले स्टेम सेल से होता है। और दांत का डेंटाइन जो होता है, ठीक है, दांत का डेंटाइन वगैरह भी इसी से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्टोडर्म का भविष्य। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, ये भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, अर्थात भोजन करने पे जो पचाने का काम करती है, जैसे लीवर वगैरह हो गया, ठीक है, लीवर यहाँ लिखा भी है हमने, यकृत वगैरह हो गया, आग्नेयाशय हो गया, इन सब का निर्माण करती है। और साथ में जो फेफड़े का भीतरी स्तर होता है उसका निर्माण करती है। और यही मूत्राशय के भीतरी स्तर का भी निर्माण करती है। और साथ में श्वास नलिकाओं का भी निर्माण करती है। और साथ में थायराइड ग्रंथि, थायराइड का आपने सुना होगा कि थायराइड इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच आर मोस्टली फाउंड इन द, कहां पे, गर्दन या गले में पाई जाती है। यहाँ पे जो आपका गला है, गर्दन है, ये इसी में यच आकार की ग्रंथि होती है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि कहलाती है। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव करती है, जो शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसी थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो यह थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिससे बाहर की ओर निकल जाते, इसे घेघा या गलगंड कहते हैं। ठीक है, फिर पैराथायराइड ग्रंथियों का भी निर्माण करती है। पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, गर्दन के पीछे, थायराइड आगे एच आकार की और पैराथायराइड गर्दन के पीछे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जो क्या करती है, शरीर में कैल्शियम को अवशोषण या कैल्शियम का नियंत्रण करती है। ठीक है, और यही थाइमस ग्रंथि का भी निर्माण करती है। अब थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है, ये भी आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे। थाइमस ग्रंथि जो होती है, यही आपके सीने में हृदय के पास पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि होती है। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये रोगों से लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसे विकसित करने का काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं। हम लोग कम बीमार होते हैं और लड़ने सहने की क्षमता और जल्दी रिकवर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बच्चे में जो होता है, छोटा होता है शिशु, ये थाइमस ग्रंथि विकसित नहीं होती है। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, थाइमस ग्रंथि भी बड़ी होकर के थाइमोस्टिन हार्मोन्स ब्लड में भेजती है,
जिससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इस तरह से आज में इस टॉपिक में भी आपने ये भी क्लियर कर लिया कि भ्रूण का जो पिंड होता था, जो भ्रूण होता है, वो आगे चलकर किसमें विभाजित होता है, 3 प्रकार के स्तर में विभाजित होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों स्तरों में विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर विभिन्न अंगों का और ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा अंग, क्या कौन सा आपका जो पार्ट है, कौन सा अंग है, वो किस प्रकार के लेयर से बनती है, ये भी हमने आपको लगभग बता दिया। ठीक है, जो मस्तिष्क आता है तंत्रिका तंत्र में ये भी आता है। बाकी आप यहाँ पे सारा देख ही रहे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपकी जानकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके पेपर से यहाँ क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, स्टेम सेल किसे कहते हैं, इसका कार्य बताइए, कहाँ पाया जाता है। तो आप कहोगे स्टेम सेल भ्रूणी पिंड में भ्रूण के जो 3 स्तर होते हैं, जनन स्तर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इसी में पाया जाता है। इसका काम होता है नए अंगों और ऊतकों का निर्माण करना। ठीक है, ये होता है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, स्टेम सेल जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, जो अभी इसके पहले हमने आंवल या अपरा बताया, बच्चा पैदा होने के बाद जब नाक नाल काट देते हैं तो जो माँ के शरीर से गर्भाशय से आंवल अपरा निकल जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, उसमें भी क्या होता है, स्टेम सेल मौजूद होती है। ठीक है, अब कुछ देशों में क्या किया गया, स्टेम सेल बैंक बनाया जा रहा है, जहां पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस आंवल अपरा प्लेसेंटा को फेंका नहीं बल्कि उसे रख दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि आगे चलकर जब बच्चे में किसी अंग में ट्रेमेजिन हो, ठीक है, तो उस नए अंगों का निर्माण उसके स्टेम सेल से, उसके जो पैदा होने पे जो आंवल प्रिजर्व किया गया है उसमें स्टेम सेल को निकाल करके उस अंग का निर्माण किया जा सके। क्योंकि जो स्टेम सेल होती हैं नए अंगों और ऊतकों का ही निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अभी आगे पढ़ोगे आप नेक्स्ट पार्ट में स्टेम सेल क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, चलो फिर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब लास्ट मैंने कहा था इसी वीडियो में हम पार्ट को खत्म कर देंगे, तो आपका चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त। ठीक है, अब हम कल से या परसों से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अभी आपका इस पार्ट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि भ्रूण परिवर्धन अर्थात भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कैसे होता है। अभी आपने देखा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन यूटेरस में कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब भ्रूण गर्भ में चिपक जाता है, ठीक है, उसमें तीनों लेयर बन जाती है। तो तीनों लेयर जो होता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म आगे चलकर आंख, कान, नाक, हृदय, किडनी, लीवर बनाती है। ठीक है, तो उसके बनने में किस महीने में क्या क्या बनता है। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है तो बच्चे का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण जब होता है शिशु का निर्माण करेगा तो उसमें आंख, कान, नाक कब किस महीने में बनता है, ये बातें हमको आपको सीखनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि भ्रूण अंतरोपण के 1 महीने के बाद ही, ठीक है, अर्थात अगर 1 तारीख को किसी महिला में भ्रूण का गर्भाशय से द्वारा अंतरोपण हुआ तो उसके अगले 1 तारीख के, ठीक है, क्या होता है, ठीक 1 महीने बाद भ्रूणी परिवर्धन चालू हो जाता है, अर्थात भ्रूण का विकास चालू होता है, और जिसके अंतर्गत सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि किसी शिशु में जब भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय का निर्माण होता है। इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले पेट में स्टेथोस्कोप लगाकर, आला जिसे आप कहते हो, इस आले को लगाकर ही देखते हैं कि माँ के पेट में शिशु का जो धड़कन है वो चल रही नहीं चल रही। ठीक है, और यह 3रे महीने तक बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं 2रे माह के अंत तक पाद व अंगुलियां भी बन जाती हैं, अर्थात पैरों की जो पैर है और उसकी जो अंगुलियां हैं ये सब भी विकसित हो जाती हैं। और 3रे माह के अंत तक जो होता है लगभग सभी अंग और उसके जनन तंत्र का निर्माण हो जाता है। यानी कह रहा है कि जब भ्रूण का, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है तो उसके 3रे महीने तक लगभग सभी अंग बन जाते हैं और उसके साथ साथ जनन तंत्र का भी निर्माण हो जाता है। इसीलिए अगर कोई महिला जानना चाहे कि पेट में बच्चा मेल है या फीमेल है, लड़का या लड़की है, तो उसे 3 महीने बाद ही कंफर्म होगा, उसके पहले नहीं कंफर्म होता है, क्योंकि जननांग द्वारा ही पहचानेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन हालांकि सरकार ने क्या किया है, इस पर बैन लगाया है कानून के तहत, क्योंकि अक्सर लोग बच्ची होने पर उसे गर्भ को मार देते हैं। इसलिए सरकार ने लिंगानुपात बराबर रखने के लिए गर्भ को जांच करने की जो तकनीक है उस पर रोक लगा रखी, जुर्माना लगा रखा। अगर आप ऐसा करते तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर जानना हो तो 3 महीने में ही जनन तंत्र
बनता है। इसके बाद तीसरे महीने के अंत तक ही इसका निर्धारण होता है कि पेट में पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। और 5वें माह के तक, ठीक है, बाल आ जाते हैं पूरे शरीर पर और बच्चा पेट में गतिशील हो जाता है, मोशन करने लगता है, अर्थात पेट में बच्चा राउंड लेने लगता है, क्योंकि तीसरे महीने तक शिशु में सारे अंग विकसित हो जाते हैं और अगले 2 महीने तक क्या होता है, 5वें महीने के अंत तक बच्चे में गतिशीलता, पूरी बॉडी में बाल्स आ जाते हैं और 6वें माह के अंत तक संपूर्ण शरीर पर रोम आ जाते हैं, अर्थात जो हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोए होते हैं ये भी संपूर्ण से बच्चा पैदा होता है, देखिए पूरे मुंह पर, मत्थे पर, पूरे बॉडी पे रोए होते हैं, उनका निर्माण भी क्या होता है 6वें माह के अंत तक हो जाता है। और 6ठे माह में ही जो आंख की पलकें हैं वो क्या होती है, प्रारंभ में ऐसे बंद होती हैं और 6ठे माह के अंत तक ये आंख की पलकें ऐसे क्या होती हैं, अलग हो जाती है। और 6वें माह में भी क्या होता है, ये बरौनियां आ जाती हैं, ये बरौनियां और ये पलकों पे बाल भी आ जाते हैं, ठीक है, लिखा एक बरौनिया में बन जाती है और इसी समय शिशु का निर्माण हो चुका होता है, पूर्णतया हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिशु के निर्माण में कितने महीने लगते हैं, 6 महीने। 6 महीने में शिशु पूर्ण रूप से बन जाता है, यानी उसकी आंख, कान, नाक, हार्ट, लीवर, मस्तिष्क, हाथ पैर सब कुछ बन जाता है। बस केवल अगला 6 से जो 3 महीने का होता है, 9 महीने, उसमें क्या होता है, केवल शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है, बस और कुछ नहीं होता है। अब जो 6वें से 9वें माह बचा है, 3 महीना अगला, ये केवल शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है इसमें। और 9वें माह के अंत तक जो होता है वो शिशु का सिर जो होता है, ठीक है, शिशु का जो सिर होता है वो क्या होता है, यौन की तरफ बढ़ता है, ठीक है, अर्थात प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और इस संपूर्ण क्रिया को ही भ्रूणी परिवर्धन कहते हैं, अर्थात जो यहां से यहां तक की घटना हुई, टोटल इज कॉल्ड द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका है भ्रूणी परिवर्धन। ओके, अब बात आती है प्रसव की। क्या बात आती है गाइस, प्रसव, पार्टिट्यूशन या डिलीवरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। प्रसव का मतलब क्या होता है, अरे भाई किसी शिशु का पेट से बाहर आना, पेट का मतलब गर्भाशय से बाहर आना ही क्या कहलाता है, बच्चा पैदा होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो जब शिशु मां के गर्भाशय से बाहर आ जाता है या बाहर आने की क्रिया संपन्न होती है तो उसी को प्रसव कहते हैं। और संपूर्ण प्रसव जो होता है 3 चरणों में संपन्न होता है। देयर आर 3 टाइप स्टेप ऑफ पार्टिशन, ठीक है। पहला आपका है प्रसारण अवस्था, दूसरा बहिष्करण अवस्था और तीसरा आवल अवस्था। प्रसारण अवस्था में क्या होता है, प्रसारण माने होता है फैलाव यानी फैलना। जब 9 महीने पूरा होता है, प्रसव क्रिया होती है, तो सबसे पहले मस्तिष्क से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो ब्लड में मिल करके गर्भाशय में जिसमें बच्चा बंद होता है, समझ लीजिए गर्भाशय गुब्बारा है, गुब्बारे में कोई अंदर चीज है, जब गुब्बारे को पीछे से दबाएंगे तो उसके अंदर जो भरी चीज है वो गुब्बारे के मुख पर आएगा और मुख के ऊपर जोर डालेगा जिससे बाहर आ जाए। तो ऐसा ही ठीक कुछ होता है प्रसारण अवस्था में गर्भाशय में, कि गर्भाशय में संकुचन होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह जब संकुचन होगा धीरे धीरे, किसके प्रभाव से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मस्तिष्क के पिट्यूटरी स्रावित होता है, ठीक है। 9 महीने पूरा होने के बाद ब्लड मिलता है, ब्लड आकर के क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करता है, जिससे दर्द पीड़ा होती है और पीड़ा हल्का शुरू होने पर ही समझ में आ जाता है कि अब प्रसव का समय आ गया है, ठीक है। तब लोग क्या करते हैं, प्रसव की तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रसारण होता है, संकुचन गर्भाशय का होगा, जिसकी वजह से गर्भाशय का जो मुख होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे ही फैलता है, ठीक है। क्योंकि सिर मस्तिष्क का जो बच्चे का सिर है वो क्या होता है, गर्भाशय के मुख की तरफ होता है, और जैसे ही पीछे से गर्भाशय संकुचित होगा, मुख उससे दबाव डालेगा गर्भाशय के ग्रीवा पर, जिससे गर्भाशय ऐसे खुलता हुआ चला जाएगा, अर्थात ये फैल जाएगा, इसी को प्रसारण कहते हैं, और बच्चे का सर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसमें लगभग 2 घंटे, 3 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे तक अधिकतम लग सकते हैं। अब आता है कभी कभी जब किसी महिला में टाइम पूरा हो जाता है 9 महीने, मगर उसमें दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब संकुचन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिससे कि संकुचन हो, दर्द हो, ताकि बच्चा बाहर आ जाएगा। तब भी कोई प्रॉब्लम होती तो ऑपरेशन करके उसे, ठीक है, सर्जिकल टाइप से निकालते हैं। फिर क्या हुआ, बहिष्करण अवस्था। भाई जब प्रसारण हो गया, गर्भ का मुख है जो फैल गया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने को क्या कहेंगे, बहिष्करण अवस्था कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब बाहर आएगा तो आवल अवस्था, अर्थात नाभिनाल को जब काट देंगे, जिसे आवल प्लेसेंटा बताया, तो अब वो नाभिनाल मां के गर्भ से, ठीक है, क्या होता है, कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा, जिसे आंव कहते हैं। उसको बाद में फेंक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, मिट्टी दबाया जाता है, तो इसको आवल अवस्था कहते हैं। इस संपूर्ण प्रसव को संपन्न होने में 12 से 14 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब बच्चा पैदा हो गया
तो उसको खाने पीने के लिए चाहिए। अब उसमें दांत तो होता नहीं, बच्चा पैदा ही होते कुरकुरे मांगने लगेगा, आपका चिप्स मांगने लगेगा, उसे देंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, भगवान ने उसका निर्माण किया है क्या, माँ के शरीर में ही स्तन दिए हैं, स्तनों में क्या होता है, दूध का निर्माण होता है, उसी दूध से बच्चा क्या होता है 6 महीने तक जीवित रहता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें दांत नहीं होते को जल्दी से रोटी चावल खाने लगे, ठीक है। इसके लिए क्या किया भगवान ने कि माँ के शरीर में ही स्तन का निर्माण किया, जिसमें दुग्ध बनता है, तो उसी में दुग्ध श्रावण होता है। तो दुग्ध श्रावण हो गया, अर्थात लास्ट क्रिया क्या होती है, दुग्ध का श्रावण होता है। जनन की अंतिम क्रिया क्या है, दुग्ध श्रावण होता है प्रसव के बाद। इसमें क्या होता है, जब गर्भावधि के अंत तक, यानी जब गर्भधारण होता है उसी समय शिशु का निर्माण होते हैं, चौथे 5वें महीने 8वें 9वें, उसी समय जो स्तन होता है, स्तन में भी अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती है, छोटी छोटी पिंडों में बटी हुई, उनका भी विकास होता है, स्तन जिससे बड़े हो जाते हैं। और उसमें मस्तिष्क के जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, जो दुग्ध ग्रंथियों के स्तन में निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे दुग्ध का निर्माण होता है। तो गर्भावधि के अंत तक स्तन बड़े हो जाते हैं और दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और उनमें दुग्ध बनने लगता है। किस प्रभाव से दुग्ध बनता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यहां हम लिख रहे हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या करता है, ठीक है, दुग्ध का, ऑक्सीटोसिन नहीं सॉरी प्रोलैक्टिन, आई एम सॉरी यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहां बनता है, मस्तिष्क पिट्यूटरी से स्रावित होता है। इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रभाव से महिला के स्तन में क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय होकर दुग्ध का निर्माण करती हैं और प्रसव के बाद यह दुग्ध क्या होता है, उनके स्तन से निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें प्रथम दुग्ध श्रावण को, यदि जब पहली बार महिला के स्तन से सबसे पहले प्रसव के बाद दूध आता है तो उसे हम प्रथम स्तन्य कहते हैं, अर्थात खीस कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ भैंस गाय जब पैदा होती है तो जो पहले दूध निकलता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, वो थोड़ा गाढ़ा पीला अलग होता है, उससे क्या बनाते हैं हम लोग, कहते हैं पेयूष कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं ना, उससे खुजड़ी वगैरह बनाते हैं। तो वैसे माँ में भी जो होता है, मानव में भी जो महिला होती है उसमें जो प्रथम स्तन पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जो दूध आता है पहले दूसरे तीसरे दिन, वो गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम होता है। उस प्रथम स्तन को खीस कहा जाता है बायोलॉजी की भाषा में, और जिसमें गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम होता है। यह गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने उसे उसी के लिए दिया है। तो अगर ये बच्चे को पिलाए तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है विकसित होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत तेजी से साथ विकसित होती है। इसलिए माँ को प्रथम 6 माह तक बच्चे को स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। कुछ महिलाओं की शिकायत होती है दूध का निर्माण स्तन में नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब भी कम हो रहा है, तब भी आप बच्चे को स्तनपान कराएं, क्योंकि जैसे ही बच्चे का मुंह स्तन पे लगता है तो सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, तंत्रिकाएं जो है, संदेश भेजती मस्तिष्क को, और मस्तिष्क से प्रोलैक्टिन हार्मोन का श्रावण ज्यादा से ज्यादा होने का प्रयास होता है। और आफ्टर सम टाइम 1 2 3 3 एक आध महीने के बाद आपके अंदर दूध आराम से अच्छे से बनने लगेगा, जिससे बच्चे को पोषण मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो बच्चे को दूध बाहर से मत पिलाइएगा, निप्पल के द्वारा गाय भैंस का पिलाइए, क्योंकि वो इसमें रोग से लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती। पेट तो भरेगा लेकिन बच्चे के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, और बच्चा जब बड़ा होगा बीमार ज्यादा होगा, जल्दी ठीक कम होगा। लेकिन अगर वो माँ अपना दूध 6 महीने तक पिलाती है तो उस दूध में जो गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम है वो बॉडी अंदर के जाकर के बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, अर्थात रोग से लड़ने वाली सेल्स बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जो बच्चे में रोग से लड़ने की क्षमता क्या होती है, विकसित करने काम करती है। और बच्चा बड़ा भी होता है तो जल्दी बीमार नहीं होगा, बीमार होगा तो ठीक जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये आपका रहा इतना, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो गाय भैंस बच्चे देते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस दूध को 5 लीटर 4 लीटर जो दूध होता है भगवान ने उसके बच्चे के लिए जो पड़वा पड़िया होता है ना उसको पिलाने के लिए भगवान ने दिया। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने बहन के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ, अपने रिश्तेदारी नात यार मित्रों में हम उसको बांट देते हैं खुजड़ी के रूप में, और बच्चा नहीं पी पाता, थोड़ा ही पी पाता है। इसीलिए बच्चा क्या होता है, अक्सर गाय भैंस के बच्चे 2-1 महीने बाद ठंड जब पड़ती है या कोई दिक्कत होती है तो सहन नहीं कर पाते हैं, रोग से लड़ नहीं पाते और आसानी से मर जाते हैं। इसीलिए पहले कम से कम जितना दूध हो 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन उस बच्चे को पिलाइए, ताकि उसके अंदर भी रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए, तब वो आपका मरने वाला नहीं है, ठंड को भी सह लेगा, रोग को भी क्या होगा, सह लेगा, ठीक है गाइस। तो ये रहा है आपका आज का इस वीडियो में, हमने आपका मानव में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आपका हमने क्या कर दिया, आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के अब कल के लगभग 1 घंटे की वीडियो कोशिश करेंगे 40 45 50 मिनट का वीडियो बन जाए, ठीक है। ये रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।